So let us start with the sums. देखते क्या दिया है. A, B and C sharing profits in 3:1:1 agreed upon dissolution. तो बताओ फटाफट कितने पार्टनर्स है. A, B and C तीन पार्टनर्स है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1:1 एंड वो लोग क्या बोलते हैं, हम लोगों को क्या करना है, फॉर्म को बंद करना है, मतलब डिसॉल्व करना है, राइट. They each decided to take over certain assets and liabilities and continue business separately. तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, कुछ पार्टनर्स है जैसे ए, बी एंड सी, इन लोगों ने असेट्स एंड लाइबिलिटीज को टेक ओवर किया है. क्या किया है? टेक ओवर. ठीक है. तो जरा हम लोग वापस से यहाँ पे आ जाते हैं, अपने बेसिक्स में आ जाते हैं. यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे इस बेसिक्स को देखें ध्यान से, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है रियलाइजेशन ऑफ असेट्स. क्या लिखा है? रियलाइजेशन ऑफ असेट्स. रियलाइजेशन ऑफ असेट्स का मतलब क्या? असेट्स को बेच दिया. बेच के क्या मिला? पैसा. बराबर है. तो हमने एंट्री क्या बोला था, सर बेच के पैसा मिला तो इसका मतलब हो गया कैश बैंक अकाउंट डेबिट, और जितना भी पैसा मिला पूरा का पूरा प्रॉफिट हुआ क्योंकि बुक वैल्यू 0 है, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट. वेरी गुड. अब अगर कोई पार्टनर लेके जाता है, अगर कोई पार्टनर लेके जाता है तो फटाफट बताओ क्या वो पार्टनर तुमको तुरंत पैसे देगा? आंसर इज नो. तो पैसे तो तुमको मिलने नहीं है, तो वी कैन नॉट राइट कैश बैंक अकाउंट डेबिट. तो क्या करना पड़ेगा? तो सर हमको लिखना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और पार्टनर के पास से जितने भी पैसे मिलने वाले हैं, जितना भी पैसा रिसीवेबल है, वो पूरा का पूरा पैसा तो प्रॉफिट ही हुआ, तो इट विल बी ट्रांसफर टू व्हाट? रियलाइजेशन अकाउंट. राइट. सेम वे अगर मैं लाइबिलिटी का बात करूं, लाइबिलिटी अगर कोई पार्टनर लेके गया, अच्छा नॉर्मली अगर लाइबिलिटी हम लोग पे करेंगे तो लाइबिलिटी जितना भी पे किया पूरा का पूरा लॉस बोला तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कैश बैंक. क्यों टू कैश बैंक? क्योंकि पेमेंट किया तो पैसा गया. अब यहाँ पे लाइबिलिटी जो है वो किसी पार्टनर ने ले लिया. लाइबिलिटी किसने लिया? पार्टनर ने. तो अब क्या करना पड़ेगा? इंस्टेड ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ दैट लाइबिलिटी, अब हमको पेमेंट करना पड़ेगा उस पार्टनर को. तो इट बिकम्स पेएबल टू पार्टनर. तो यहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल गेट क्रेडिटेड बिकॉज इट विल बिकम माय लाइबिलिटी. एंड पार्टनर को पे करो या लाइबिलिटी को पे करो, पे तो करना पड़ेगा, मतलब दैट इज योर लॉस. और लॉस बोला तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट. क्लियर? तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनो. असेट को बेचो या असेट कोई पार्टनर लेके जाए, बिजनेस के लिए जो भी पैसा मिल गया या मिलने वाला है दैट इज प्रॉफिट. मिल गया तो एंट्री क्या आएगा? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. और अगर मिलने वाला है तो किससे मिलेगा? पार्टनर से. तो एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. सेकंड, लाइबिलिटी तुमने पे कर दिया तो लॉस. पे करने वाले हो तो भी लॉस तो लॉस ही है. तो एंट्री क्या आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस होगी. टू कैश बैंक अकाउंट, जब तुमने पेमेंट किया. लेकिन अगर कोई लाइबिलिटी अगर कोई पार्टनर लेके जाता है तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग पेमेंट टू दैट लाइबिलिटी, अब पेमेंट किसको करना पड़ेगा? पार्टनर को. तो आवर लाइबिलिटी इज टू पे टू पार्टनर्स. तो जर्नल एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्योंकि लॉस हो गया, एंड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्योंकि अब क्या करेंगे हम लोग? पार्टनर्स को पेमेंट करेंगे. ओके श्योर. आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है. बैलेंस शीट दिया हुआ है एज ऑन डेट ऑफ डिसोल्यूशन, तो जिस दिन डिसोल्यूशन हो उस दिन का बैलेंस शीट. राइट. अच्छा फटाफट मुझे बताओ, बैलेंस शीट में जो भी लिखा है, बैलेंस शीट में जो भी दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसफर. क्या करोगे? बोले फटाफट. ट्रांसफर. बताओ कौन सा अमाउंट कहाँ पे ट्रांसफर होगा? बताओ फटाफट. चलो, कैश एंड बैंक बैलेंस कहाँ जाएगा? सर इसके लिए तो कैश एंड बैंक अकाउंट बनाएंगे. अच्छा फटाफट बताओ, क्या इसका कोई जर्नल एंट्री आएगा? बिल्कुल नहीं. अच्छा, सन्ड्री एसेट्स कहाँ जाएगा?
सर ये तो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। अच्छा डेटर्स कहाँ जाएगा? सर ये जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। ओके डेटर्स का अमाउंट क्या आएगा? सर डेटर्स का अमाउंट आएगा 24,200 प्लस आरडीडी कहाँ जाएगा? सर ये भी रियलाइजेशन में ही जाएगा बट अपोजिट साइड, राइट। तो ये जो 23,000 है एज ऑफ नाउ इस 23,000 को हम लोग कर देंगे इग्नोर, क्योंकि हम जो लिखने वाले एक तो 24,200 एंड व्हाट 1200। चलो स्टॉक कहाँ जाएगा? सर स्टॉक जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। फर्नीचर कहाँ जाएगा? सर वो भी जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। वेरी वेरी गुड। बोलो क्रेडिटर्स एक्सटर्नल लायबिलिटी कहाँ जाएगा? सर रियलाइजेशन अकाउंट। लोन एक्सटर्नल लायबिलिटी कहाँ जाएगा? सर रियलाइजेशन अकाउंट। एंड देन पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो कहाँ जाएगा? सर इट विल गो टू पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। विच साइड? सर लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बेसिक बैलेंस क्रेडिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा कोई जर्नल एंट्री आएगा क्या? सर जर्नल एंट्री तो नहीं आएगा क्योंकि ये है बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर? चलो तो अब हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, ये जो अभी हम लोग ने ट्रांसफर स्टेज का बात किया है, इस ट्रांसफर स्टेज का ना हम लोग यहाँ पे अब लिख देंगे जर्नल एंट्री। अच्छा जर्नल एंट्री हम लोग क्यों लिखेंगे? क्योंकि जर्नल एंट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये अपना पहला क्वेश्चन है, तो हम लोग जर्नल एंट्री लिख के ही करेंगे। आगे से जर्नल एंट्री नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्टली वी कैन डू लेजर अकाउंट। ओके चलो फर्स्ट क्वेश्चन है तो जर्नल एंट्री के साथ में लिखेंगे। और तो और मैं यहाँ पे स्टेजेस पे लिख देता हूँ सो दैट कि तुम लोगों को वो समझ में आ जाए, तुम लोगों को एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है मैं यहाँ पे रेड मार्कर से लिख देता हूँ ट्रांसफर स्टेज। कौन सा स्टेज है? ट्रांसफर स्टेज। ओके एग्जाम में तुम लोगों को ये ट्रांसफर स्टेज लिखने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके तो तुम लोग डायरेक्टली लेजर अकाउंट बना सकते हो। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है तो हम लोग जर्नल एंट्रीज भी कर रहे हैं, तो वन बाय वन हम लोग जर्नल एंट्रीज करेंगे। ओके चलो सबसे पहले कैश बैंक अकाउंट कहाँ जाएगा? चलो सिर्फ लिखने के लिए मैं लिख देता हूँ, जो कैश एंड बैंक का जो बैलेंस है वो कहाँ जाएगा? सर वो जाएगा तुम्हारे कैश एंड बैंक के अकाउंट में, राइट। कौन से साइड में? सर कैश एंड बैंक बोले तो असेट, असेट बोले तो डेबिट। डेबिट साइड में क्या लिखोगे? सर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट। अच्छा इसके जर्नल एंट्री का क्या? सर इसका ना कोई जर्नल एंट्री होता नहीं है क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है और ओपनिंग बैलेंस का कभी कोई जर्नल एंट्री नहीं होता। वेरी गुड। चलो अब इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, सन्ड्री असेट्स, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, ये चारों का एंट्री साथ में करेंगे। चलो फटाफट बताओ। असेट, असेट का बेसिक बैलेंस डेबिट, डेबिट ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट, राइट। तो जर्नल एंट्री में क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे टू टू सन्ड्री असेट्स। बोलो अमाउंट। सर अमाउंट आएगा 17,000। वेरी गुड। देन टू डेटर्स अमाउंट, सो टू डेटर्स अकाउंट 24,200। देन आरडीडी अभी नहीं, आरडीडी का एंट्री इसके बाद करेंगे। नेक्स्ट है स्टॉक 7,800, तो टू स्टॉक कितना? सर 7,800। देन सर फर्नीचर, ओ ओ हाँ फर्नीचर 1,000, सो टू फर्नीचर अकाउंट एंड दैट इज 1,000। सर ये तो 10 हो गया। ओके 1 बोल कितना आ रहा है टोटल? सर 17,000 प्लस 24,200 प्लस 7,800 प्लस 1,000, सर टोटल आ गया 50। तो ये कहाँ जाएगा? सर ये जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, विच साइड? डेबिट। तो इट विल बिकम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। एंड अमाउंट कितना आएगा? सर अमाउंट विल बी ₹50,000। क्लियर? चलो असेट्स हो गया। अब क्या करोगे? सर अब ये जो बैड डेट्स प्रोविजन है ना,
1200 का, उसको भी ट्रांसफर करेंगे। चलो असेट का बेसिक बैलेंस डेबिट, असेट साइड में माइनस साइन है, राइट, तो उसका बेसिक बैलेंस क्या हुआ, क्रेडिट है, और ट्रांसफर करने के लिए क्या होगा, सो डेबिट होगा। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, बैड डेट्स प्रोविजन अकाउंट को कर देंगे डेबिट, क्योंकि इसका बेसिक बैलेंस क्रेडिट है, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट। और ये कहाँ जाएगा, सर ये जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना है, सर 1200, वेरी गुड, तो ये अमाउंट कितना आएगा, 1200, ओके। चलो इसी के साथ अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो असेट साइड का सबका सब आइटम चलेगा, वेरी गुड। अब लाइबिलिटी साइड में ये जो क्रेडिटर्स है 6000 का, ये जो लोन है 1500 का, ये दोनों एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, तो बेसिक बैलेंस क्रेडिट है, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट होगा, तो एंट्री विल बी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, कितना, सर 6000। देन लोन अकाउंट डेबिट, लोन अकाउंट डेबिट कितना, सर 1500, राइट, और ये कहाँ पे ट्रांसफर होगा, सर इट विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना, 7500। तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बेसिक बैलेंस क्रेडिट, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट, तो एंट्री विल बी एक्सटर्नल लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट एंड इट विल बी ट्रांसफर टू व्हिच अकाउंट, रियलाइजेशन। क्लियर। इस क्वेश्चन में पार्टनर्स का लोन तो है नहीं, चलो पार्टनर्स का कैपिटल कहाँ जाएगा, सर पार्टनर्स का कैपिटल जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, राइट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस कहाँ जाएगा, सर ये जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, बराबर है। ये है क्या, सर लाइबिलिटी, बेसिक बैलेंस क्या है, सर क्रेडिट, तो कौन से साइड में लिखोगे, क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे, सर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और इसका जर्नल एंट्री का क्या सीन है, सर इसका कोई जर्नल एंट्री आने वाला नहीं है, बताओ क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस का कभी कोई जर्नल एंट्री होता नहीं, ओके। सो फाइनली अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पूरा का पूरा बैलेंस शीट जितना भी आइटम्स है हम लोगों ने सब कुछ लिख दिया है। दो जर्नल एंट्री हम लोगों ने किया नहीं है, एक कैश बैंक का और दूसरा पार्टनर्स के कैपिटल का, ओके। चलो आगे चलते हैं अभी। अब मुझे ये बताओ ट्रांसफर स्टेज के बाद, ट्रांसफर स्टेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो क्या है, सर ट्रांसफर स्टेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज रियलाइजेशन ऑफ असेट्स, रियलाइजेशन ऑफ असेट्स, राइट। अच्छा एक चीज याद रखना, रियलाइजेशन ऑफ असेट्स में जितने भी असेट्स है पूरे के पूरे रियलाइज होने चाहिए, राइट। अच्छा रियलाइजेशन ऑफ असेट्स का जर्नल एंट्री क्या आएगा, अगर बेचा तो एंट्री विल बी कैश बैंक टू रियलाइजेशन क्योंकि पूरा का पूरा प्रॉफिट, अगर किसी पार्टनर ने ले लिया तो एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन क्योंकि अमाउंट मिला नहीं, इट बिकम्स रिसीवेबल फ्रॉम पार्टनर। क्लियर, श्योर, वेरी गुड। चलते अभी देखते हैं फटाफट अपने पास कितने असेट्स है, हाउ मेनी असेट्स डू वी हैव। अच्छा अगर हम लोग असेट्स को काउंट करें तो सन्ड्री असेट 1, डेटर्स 2, स्टॉक 3 और फर्नीचर 4, तो इन ऑल अपने पास टोटल मिला के 4 असेट है, राइट। अच्छा और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज अवर स्टेप नंबर 1, सर अपना जो स्टेप नंबर 1 है दैट इज ट्रांसफर स्टेज, बराबर है। और अगर तुमने नोटिस किया रहेगा, अगर तुमने नोटिस किया रहेगा तो ट्रांसफर स्टेज में, ट्रांसफर स्टेज में मैंने हर एक अमाउंट, हर एक अमाउंट बैलेंस शीट में से लिखा है, मैंने हर एक अमाउंट बैलेंस शीट में से लिखा है, और बैलेंस शीट में से लिखा है मतलब वो बुक वैल्यू है, क्या है, बुक वैल्यू। एक चीज दिमाग में फिट कर लेना,
ट्रांसफर स्टेज जब होता है, ट्रांसफर स्टेज, each and every item, each and every asset, each and every liability is transferred at what value? At what? At what? Sir, at book value. बुक वैल्यू बोले तो बैलेंस शीट वैल्यू। ठीक है, तो ये चीज एक दिमाग में फिट कर लेना कि ट्रांसफर करते वक्त ईच एंड एवरी आइटम इज ट्रांसफर्ड एट बुक वैल्यू। ओके, चल अब मेरे पास इनऑल देखने जाएंगे तो टोटल 4 असेट है, तो 4 के चारों असेट को मुझे बेचना है, राइट। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर हम लोग असेट्स को बेचेंगे तो बेच के हम लोगों को कौन सा प्राइस रिकॉर्ड करना है, बुक वैल्यू की सेलिंग प्राइस? सर, अगर हम लोग मार्केट में उसको बेचेंगे तो बेच के पैसे मिलेंगे, और पैसे तो उतने ही मिलेंगे सर जितना उसका सेलिंग प्राइस होगा। वेरी गुड। तो याद रखना, रियलाइजेशन ऑफ असेट करते वक्त, रियलाइजेशन ऑफ असेट करते वक्त हमारे लिए बुक वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसका अग्रीड वैल्यू, उसका सेलिंग प्राइस, उसका मार्केट प्राइस। हाँ, अगर क्वेश्चन में मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस नहीं दिया है तो वी कैन अज्यूम कि जो उसका बुक वैल्यू है मार्केट में भी उसका वैल्यू इज सेम, देन इन दैट केस हम लोग उसी बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू या फिर सेलिंग प्राइस अज्यूम कर सकते हैं। ओके, चल तो देखते हैं अभी क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में बोला है इट इज अग्रीड एज फॉलोज, गुडविल इज टू बी इग्नोर्ड। तो क्वेश्चन में बोला है गुडविल इज टू बी व्हाट, इग्नोर्ड। अगर तुम ध्यान से बैलेंस शीट देखोगे तो बैलेंस शीट में वैसे भी गुडविल नहीं है, तो गुडविल है ही नहीं, तो हमने उसके बारे में सोचा भी नहीं था, और ये भाई साहब बोल रहे हैं गुडविल को इग्नोर कर दो। चलो भैया ठीक है, इग्नोर कर देते हो तो इसका कोई इफेक्ट आने वाला है नहीं। सपोज फॉर एग्जाम्पल बैलेंस शीट में गुडविल होता, फॉर एग्जाम्पल बैलेंस शीट में गुडविल होता, तो बताओ फटाफट क्या तुम ट्रांसफर स्टेज में उसको ट्रांसफर करते? सर, बैलेंस शीट में जितना आइटम होता है ईच एंड एवरी आइटम ट्रांसफर स्टेज में ट्रांसफर करना ही पड़ता है एट बुक वैल्यू। एट विच वैल्यू? बुक वैल्यू। तो अगर गुडविल बैलेंस शीट में होता तो मैं ट्रांसफर तो बिल्कुल करता, लेकिन यहाँ पे बोला है गुडविल इज टू बी इग्नोर्ड। इग्नोर्ड का मतलब होता है जब हम लोग मार्केट में गुडविल को बेचने गए तो खरीदने वाला कोई मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारे बिजनेस का उतना मार्केट में वैल्यू होगा ही नहीं, और जब मार्केट में वैल्यू ही नहीं है तो खरीदेगा कौन? तो इसीलिए हम लोग ने गुडविल को क्या कर दिया, इग्नोर। ओके, चलो तो एज ऑफ नाउ गुडविल को गोली मारो, उसको साइड में रख देते, आगे चलते क्या लिखा है। उसने बोला है ए इज टू टेक ओवर ऑल फर्नीचर एट व्हाट प्राइस, 800। अच्छा, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो फर्नीचर कितने का, यहाँ देखो सर 1000, कितने में लेके गया सर 800। फटाफट बताओ कितने का लॉस हुआ सर, 200 का लॉस हुआ। अगर दिमाग में 200 आया भी है ना तो खुद को पहले कान के नीचे बजाओ, हमको ये देखना ही नहीं है। ये जो 1000 था ये था बुक वैल्यू, जैसे ही तुमने ट्रांसफर किया ये जो 1000 है ट्रांसफर करते ये बन गया 0। अब 0 का था, तुमने उसको बेचा है 800 में, तो पूरा का पूरा 800 तुम्हारा क्या है, प्रॉफिट है, 200 का लॉस थोड़ी ना है। अरे हाँ सर, हाँ बराबर। चलो ठीक है, अभी वन बाय वन सब एंट्री करेंगे, फटाफट मेरे को बताओ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो मैंने फर्नीचर को बेचा होता, फॉर एग्जांपल बेचा होता, तो एंट्री क्या आता? सर एंट्री आता कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, जितने में बेचा पूरा का पूरा प्रॉफिट दैट इज 800। लेकिन यहाँ पे हमने बेचने के बजाय कौन लेके गया, सर ए लेके गया, तो बताओ पैसे मिले क्या, नहीं मिले। किससे मिलेगा, ए से मिलेगा। एंट्री क्या बनेगा सर, एंट्री विल बी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखने जाएंगे तो इसने लिया है फर्नीचर, तुम लोग के दिमाग में तुम सोचोगे तो तुमको लगेगा फर्नीचर लेके गया तो फर्नीचर गया, फर्नीचर शुड बी क्रेडिटेड। बट भैया जी ट्रांसफर स्टेज में ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे देखो, ट्रांसफर स्टेज में हमने ऑलरेडी फर्नीचर को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया है।
तो फर्नीचर ऑलरेडी बैलेंस शीट में 1000 था डेबिट, हमने किया क्रेडिट, फर्नीचर का बुक वैल्यू हो गया 0। तो अब तुम फर्नीचर का नाम लिखना भी पाप है, तो फर्नीचर का नाम लिख ही नहीं सकते, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है सर? हमने बेचा है 800 का, तो अपना प्रॉफिट भी हो गया है 800। ओके, चलो इसी के साथ फर्नीचर का कार्यक्रम खत्म हो गया। दूसरी बात उसने क्या बोला, डेटर्स अमाउंटिंग 20,000 एट 17,200। ओ हो, तो अब उसने क्या बोला है कि हमारे पास डेटर्स है, बराबर है। अच्छा, डेटर्स का अगर मैं बुक वैल्यू पूछूं, बुक वैल्यू तो कितना है सर? डेटर्स का बुक वैल्यू है 24,200। वेरी गुड, 24,200 बराबर है। अच्छा, 24,200 में से 24,200 में से कौन लेके गया सर? ए लेके गया। कितना लेके गया सर? अमाउंटिंग 20,000, मतलब जो बुक वैल्यू था 20,000 का, एट मतलब इतने में लेके गया। इतने में मतलब ये हो गया अग्रीड वैल्यू, मतलब हमने 20,000 रुपए का डेटर्स उसको हमने 17,200 में दे दिया। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो 24,200 वो क्या है? बुक वैल्यू। उसमें से बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 20,000 was taken over at rupees 17,200, and 17,200 is agreed value, इतने में लेकर गया। राइट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बुक वैल्यू कितना था सर? 24,200। उसमें से कितने का बुक वैल्यू वो लेके गया सर? 20,000 का। कितने में लेकर गया सर? 17,200 में लेके गया। ओके, तो बताओ अब ये कौन लेके गया सर? ए लेके गया। तो अब बताओ मुझे, मेरे पास बैलेंस कितना बचा? व्हाट इज माय बैलेंस ऑफ बुक वैल्यू? सर बैलेंस अगर मैं बुक वैल्यू का बात करूं तो दैट इज 4,200। 4,200। ओके, अच्छा, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? लेट अस अज्यूम, अजम्पशन बोला, अजम्पशन। लेट अस अज्यूम कि पूरा सम मैंने पढ़ लिया, पूरा सम मैंने सॉल्व कर दिया, एंड इस 4,200 का तुमको पूरे सम के अंदर कुछ भी दिया नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, कुछ बोला ही नहीं है, तो तुमको ये अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि ये 4,200 रुपीज का जो डेटर्स है, इन लोगों ने तुमको पेमेंट कर दिया। दैट विल बी माय अजम्पशन कि ये 4,200 रुपीज मुझे मिल गया, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ बोला नहीं है। क्वेश्चन में ये बोला नहीं कि डेटर्स ने पैसे दिए कि नहीं दिए, तो ऑलवेज अज्यूम कि तुमको पैसे मिल गए। क्लियर? चलो, ये तो अजम्पशन मैंने कब बोला? जब क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तब। ओके, चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अभी मुझे वापस से बताओ क्या लिखा है यहाँ पे सर? यहाँ पे लिखा है डेटर्स लेके गया। कौन लेके गया? ए लेकर गया। 20,000 का बुक वैल्यू था, कितने में लेके गया? 17,200। तो बुक वैल्यू हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है एज ऑफ नाउ। अभी हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट अमाउंट है दैट इज 17,200, मतलब ये है हमारा अग्रीड वैल्यू। अग्रीड वैल्यू मतलब ए के पास से जो अमाउंट रिसीवेबल है, रिसीवेबल वो सिर्फ 17,200 है, वो हमको 17,200 से ज्यादा पैसे देने वाला नहीं है। राइट, अच्छा मुझे एक बात बताओ, डेटर्स से पैसे मिल जाते तो एंट्री क्या होता? सर डेटर्स से पैसे मिल जाते तो डेटर्स का बुक वैल्यू तो 0 हो गया था ट्रांसफर स्टेज के बाद। अब हमको पैसे मिल जाते तो पूरा प्रॉफिट होता। जर्नल एंट्री क्या था सर? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लेकिन अब क्या मैं कैश बैंक लिख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। अब वही पैसे किससे लेने सर? ए के पास से। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा सर? जर्नल एंट्री आएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। वेरी वेरी गुड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो ए है, ए वो तुमको 20,000 रुपए देगा कि वो तुमको 17,200 देगा?
सर जब बात 17,200 पे हुआ है तो कॉमन सेंस से वो हमको 17,200 ही देगा, वो क्यों हमको 20,000 देगा। मान लिया कि वो जो डेटर्स थे वो 20,000 के थे, बट उसका अग्रीड वैल्यू कितना है 17,200। जब तुम्हारा मोबाइल 10,000 का है, तुमने सामने वाले को बोला है कि मैं तुमको 8,000 में बेचूंगा, तो कॉमन सेंस से सामने वाला तुमको 8,000 ही देगा, क्योंकि अग्रीड वैल्यू इज 8,000। उसका बुक वैल्यू क्या, उसमें कोई लेना देना नहीं है। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे उसने जो बात किया है वो बात किया है क्रेडिटर्स के बारे में। तो ये वाला लाइन हम लोग थोड़े टाइम के बाद पढ़ेंगे जब हम लोग बात करेंगे लाइबिलिटी के बारे में। तो एज ऑफ नाउ फिलहाल इसको साइड में रखते हैं, आगे चलते। ओके, अब उसने आगे क्या बोला है देखो। अब वो बात कर रहा है बी के बारे में। बी इज टू टेक ओवर ऑल ऑल स्टॉक कितने में, सर 7,000। अच्छा मुझे बताओ स्टॉक था कितने का, सर स्टॉक था 7,800 का, लेकिन जैसे ट्रांसफर मारा उसका बुक वैल्यू हो गया 0, और अब वो कितने में लेके जा रहे हैं 7,000 में, तो पूरा का पूरा 7,000 हो गया प्रॉफिट। वेरी वेरी गुड। चलो फटाफट मुझे बताओ स्टॉक को बेचा, एंट्री, सर कैश बैंक टू रियलाइजेशन, बेचा नहीं अब भी लेके गया, एंट्री, सर बी से रिसीवेबल है, एंट्री क्या आएगा वो बताओ। सर एंट्री विल बी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट to realization account and the amount will be कितना, सर 7,000 में बात हुआ है तो 7,000 हमको मिलेगा। वेरी गुड। ओके, चलो उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है एंड, मतलब और क्या, उसने बोला है सर्टेन ऑफ सन्ड्री असेट्स। सर्टेन का मतलब होता है कुछ पार्ट, किसका, सर सन्ड्री असेट्स का, राइट। तो चलो देखते हैं, पहले मेरे को ये बताओ, सबसे पहले मुझे ये बताओ सन्ड्री असेट्स कितने का है वो बताओ। व्हाट इज द वैल्यू या फिर व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ सन्ड्री असेट्स। सन्ड्री असेट्स उसका बुक वैल्यू क्या है, सर बुक वैल्यू तो 0 है। अरे वो सबको मालूम है, ट्रांसफर स्टेज करने के बाद बुक वैल्यू 0 है, बट मैं उनका बैलेंस शीट का वैल्यू क्या है वो पूछ रहा हूँ, वो है 17,000, बराबर है। मतलब मेरे पास 17,000 रुपीज का सन्ड्री असेट्स है, जिसको मैं कितने में भी बेच सकता हूँ। 17,000 का है, 15 में भी बेच सकता हूँ, 17,000 में भी बेच सकता हूँ, 20,000 पे भी बेच सकता हूँ, डिपेंड्स ऑन कि उसका मार्केट में क्या वैल्यू रहेगा। वेरी, अब उसने क्या बोला है, इसमें से इस 17,000 में से कुछ कौन लेके गया, बी लेके गया, उसका बुक वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगा, और उसका अग्रीड वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में दिया है, एंड दैट इज 7,200। उसने बोला है 7,200 में लेकर गया, कितने में लेके गया 7,200, बराबर है। अब देखो उसने क्या बोला, सर्टेन ऑफ सन्ड्री असेट्स एट 7,200, एट मतलब उतने में लेके गया, बीइंग मतलब ये जो 7,200 है वो क्या है, बीइंग बुक वैल्यू लेस 10%, मतलब जितने का भी उसका बुक वैल्यू था वो 10% कम करके लेके गया। ओ माय गॉड, अगर मान लेते हैं कि बुक वैल्यू, अगर मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि बुक वैल्यू अगर 100 है, तो उसमें से उसने 10% बोले तो 10 रुपए कम करके वो 90 में लेके गया। हाँ, वेरी गुड। तो अब मुझे ये बताओ, अगर अगर बुक वैल्यू 100 है तो अग्रीड वैल्यू 90, तो बताओ अगर अग्रीड वैल्यू 7,200 है तो बुक वैल्यू कितना आएगा। सर ये तो बहुत इजी है, ये तो सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर ऐसे ही आ जाना है, तो करो फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो 100 into 7,200 divided by 90 and the answer is 8,000। इसका मतलब 8,000 का बुक वैल्यू था, किसका, सन्ड्री असेट्स का। 8,000 का बुक वैल्यू था, उसमें से 10% बोले तो 800,
वो माइनस करके वो 7,200 में वो लेकर गया। सर एक बात नहीं समझा, बताओ क्या? सर हमारे लिए तो अग्रीड वैल्यू इंपॉर्टेंट होता है, हमारे लिए अग्रीड वैल्यू इंपॉर्टेंट होता है, तो आपने ये बुक वैल्यू क्यों क्यों कैलकुलेट किया? अरे भैया जी, जब तक ये बुक वैल्यू तुमको नहीं मिलेगा, तुम ये बैलेंस बैलेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? मुझे बताओ टोटल बुक वैल्यू कितना था? सर टोटल बुक वैल्यू था 17। तो 17,000 में से 8,000 का बुक वैल्यू कौन लेके गया? बी लेकर गया। तो बताओ अब बुक वैल्यू कितना बचा? सर अब जो बुक वैल्यू बचा है दैट इज 9,000। अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन साइलेंट है और इसके बारे में कुछ भी बोला नहीं है, तो हमको ये अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि ये जो 9,000 का बुक वैल्यू का सन्ड्री असेट है, मतलब असेट है, उसको मैंने मार्केट में बेचा होगा और बेच के मुझे 9,000 रुपीज एग्जैक्टली मिले होंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो वी हैव टू अज्यूम कि हमको 9,000 रुपीज मिला होगा। whenever any tangible asset any tangible asset, उसके बारे में अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो वी हैव टू अज्यूम कि मैंने उसको बुक वैल्यू पे बेचा होगा। और बुक वैल्यू पे बेचोगे तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? सर एंट्री तो वही आएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट क्या आएगा? सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो बुक वैल्यू को ही हम लोग सेलिंग प्राइस अज्यूम कर लेंगे। क्लियर? वेरी गुड। लेकिन लेकिन अब देखते हैं यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या आएगा। सर जर्नल एंट्री तो बहुत इजी है, बताओ फटाफट कौन लेके गया? सर बी लेके गया, तो बी से पैसे लेने हैं, तो एंट्री विल बी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिसीवेबल है तो डेबिट। और जितना भी पैसा लेना है, दैट इज माय प्रॉफिट, तो कहाँ जाएगा? टू व्हाट? रियलाइजेशन अकाउंट। चलो फटाफट मुझे बताओ, बी ने कितने रुपीज का सन्ड्री असेट लिया? कितने रुपीज का? 8,000 का था। कितने में लिया? सर 7,200। तो बताओ अब वो हमको पैसे कितने देगा? सर जब 7,200 में लिया है तो कॉमन सेंस से सर वो 7,200 ही तो देगा। वो थोड़ी ना ये बोलेगा सर अरे 8,000 का था तुम 8,000 ही लो। उसने लिया 7,200 में, अग्रीड वैल्यू। वेरी गुड। चलो अब आ जाते हैं हम लोग सी के पास। अब सी के बारे में क्या बोला है वो भी देख लो। C is to take over the remaining sundry asset at 90% of book value less ₹100 allowance। ओके, मतलब ये जो बैलेंस सन्ड्री असेट्स है तुम्हारे पास, ये बैलेंस सन्ड्री असेट्स कौन लेके जा रहा है? सी लेके जा रहा है। लेकिन सी कितने में लेके जा रहा है? सर सी लेके जा रहा है उसका अग्रीड वैल्यू 90% पे, तो इसको इनटू कर देंगे 90%, तो आंसर आ जाएगा 8,100। और तो और वो 8,100 में भी लेके नहीं जा रहा है, बोल रहा है उसमें से भी लेस कर दो 100 अलाउंसेस के। लो भैया लो, और 100 रुपीज कम कर दिया अलाउंसेस का, अब कितना बचेगा? 8,000। इसका मतलब हमको हमको ये जो सी है, ये सी कितने पैसे देगा? सर सी हमको देगा 8,000 रुपीज। तो बताओ फटाफट सी के पास से कितने पैसे रिसीवेबल है? सर 8,000। जर्नल एंट्री क्या आएगा? सर एंट्री विल बी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब सी से पैसे लेने हैं। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जितना भी लेना है पूरा का पूरा प्रॉफिट, रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों पूरा का पूरा, क्यों प्रॉफिट? अरे पूरा का पूरा प्रॉफिट सर इसलिए क्योंकि ऑलरेडी ट्रांसफर स्टेज में उसको हम लोगों ने कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है? क्लोज कर दिया, उसका अकाउंट क्लोज कर दिया है। रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया, उसका बुक वैल्यू क्या हो गया? जीरो हो गया। अब जितने में भी बेचेंगे ना सर, पूरा का पूरा प्रॉफिट ही होने वाला है। तो एंट्री विल बी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और सी को डेबिट इसलिए किया क्योंकि सी से अमाउंट क्या है? रिसीवेबल। क्लियर? देन and assume responsibility for discharge of the loan together with interest of ₹30, which has not been recorded in the books of the firm।
एक चीज दिमाग में फिट कर लो, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला है, वो बोल रहा है कि ये जो 30 रुपीज है ये इंटरेस्ट का है, ये भी हमने पे किया है और ये बुक में ना रिकॉर्डेड नहीं है। इस डिसोल्यूशन चैप्टर में एक चीज समझ लो, असेट हो या लाइबिलिटी, असेट हो या लाइबिलिटी, रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड, असेट हो या लाइबिलिटी, रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड, एंट्री में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। समझा? तो मुझे सिर्फ ये बताओ यहाँ पे पेमेंट कितने का किया होगा। सर देखो ना, लोन 1500 का है, उसमें 30 रुपीज का इंटरेस्ट और पे किया रहेगा, तो सर मेरे हिसाब से टोटल पेमेंट किया रहेगा 1530 का। बस 1530 तुमने पे किया, जितना पे किया पूरा लॉस, पूरा 1530 का एंट्री पास करो, सिंपल। समझा? ओके सर। नाउ आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से तुम लोगों को बोलूं, तो जो भी ग्रीन ग्रीन मार्कर से मैंने जो भी मार्किंग किया है, मैंने अभी तक वो रीड नहीं किया है। रीड नहीं किया मतलब अब तक उसका एडजस्टमेंट हम लोगों ने नहीं किया है, क्योंकि वो लाइबिलिटी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? लाइबिलिटी से। तो हम लोग जब भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी को पे करने वाला स्टेप करेंगे, तभी हम लोग उसको वापस से रीड करेंगे। ओके, चलो आगे चलते हैं। फिर बोल रहा है द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन कितना है? सर 270। चलो ठीक है, ये तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तो इसका स्टेप अभी तक आया नहीं है, बाद में आएगा। ओके, द रिमेनिंग डेटर्स, ओ हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दिख रहा है तुम लोगों को, यहाँ पे ये जो दिख रहा है बैलेंस, अब ये इसका बात कर रहा है। रिमेनिंग डेटर्स क्या बोल रहा है देखो, द रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड। ओ माय गॉड, बेचा मतलब बेच के क्या मिलेगा? पैसा। तो एंट्री क्या आएगा? सो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अमाउंट कितना आएगा? जितने में बेचा, वॉट एवर इज द सेलिंग प्राइस, वो अपना आ जाएगा अमाउंट। ओके, लेट्स सी। द रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड टू अ डेट कलेक्शन एजेंसी फॉर 50% ऑफ बुक वैल्यू। अच्छा, हमने क्या किया, एक एजेंसी को बोला भैया आप ये देखो, इन लोगों से पैसे लेने का काम हमारा नहीं है, हम हमारे बस का नहीं है, एक काम करो, टोटल 4200 है, आप एक काम करो, ये जो अमाउंट है आप खुद कलेक्ट कर लो, पूरे के पूरे 4200 कलेक्ट करो, 50% मतलब 2100 मुझे दे दो और 2100 आप रखो, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे कम से कम जितना है उतना तो मिले, आधा तो मिले। तो हमने क्या किया, एक एजेंसी को हमने 50% में बेच दिया। तो फटाफट बताओ सेलिंग प्राइस कितना हुआ? सर 2100। चलो बताओ, इस बार कोई लेके गया कि हमको पैसे मिले? सर इस बार तो पैसे मिले एजेंसी के पास से। तो एंट्री क्या आएगा? सर एंट्री आएगा कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या बेचा? डेटर्स। डेटर्स लिखे तो मार खाएगा पागल, डेटर्स ऑलरेडी बुक वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? सर टू रियलाइजेशन अकाउंट। वेरी गुड, जितना मिला पूरा का पूरा प्रॉफिट, यहाँ लॉस वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बताओ कितने में बेचा? सर 2100, इट विल बी 2100। क्लियर? ओके, अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई असेट्स बचा है? सोच के मेरे को बताना। चलो जरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, बताओ फटाफट। ये पहला वाला जो 800 था वो क्या था? सर वो था फर्नीचर। ओके, फिर उसके बाद 17200 क्या था? सर 17200 था अपना डेटर्स, आधा डेटर्स। ओके, 7000 क्या था? सर 7000 था स्टॉक। ओके, फिर उसके बाद 7200 क्या था? सर 7200 था सन्ड्री असेट्स, आधा सन्ड्री असेट्स। फिर 8000 क्या था? सर वो बचा हुआ आधा सन्ड्री असेट्स था। वेरी गुड। एंड ये क्या था? सर ये था अपना डेटर्स, बैलेंस डेटर्स, राइट। तो अगर मैं क्वेश्चन ध्यान से देखूं, तो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन ध्यान से देखूं, तो यहाँ पे देखो सन्ड्री असेट हो गया, डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, सब का सब असेट बिक गया। मतलब यहाँ पे जाके खत्म हो गया मेरा स्टेप नंबर 2,
and that step number 2 was realization of assets. Realization of assets. Clear? चलो अब मुझे बताओ व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्टेप. सर अब अपना जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज पेमेंट. किसका पेमेंट? सो लाइबिलिटी. पागल कहीं का. किसका पेमेंट? पेमेंट ऑफ व्हाट? रियलाइजेशन एक्सपेंस. उसी को हम लोग बोल सकते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंस. राइट. सो दिस इज माय नेक्स्ट स्टेप. पेमेंट ऑफ व्हाट? रियलाइजेशन एक्सपेंस, या फिर बोल सकते हैं हम लोग डिसोल्यूशन एक्सपेंस. चलो बिना देखे फटाफट जर्नल एंट्री बताओ. सर एक्सपेंस है, पेमेंट करोगे, जेब से पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो यहाँ आ जाएगा टू कैश और बैंक अकाउंट. एब्सोल्युटली करेक्ट. अच्छा एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को डेबिट करना पड़ेगा. एक्सपेंस इज नॉमिनल अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू पीएनएल, बट यहाँ पे पीएनएल के जगह पे हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? रियलाइजेशन. तो ये जाएगा तुम्हारे रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है तो कॉमन सेंस से रियलाइजेशन ही तो डेबिट होगा. चलो क्वेश्चन यहाँ पे रीड करो. देखो यहाँ पे बोला है कितना अमाउंट है. सो रियलाइजेशन का अमाउंट है 270. 270. क्लियर? ओके. देन आफ्टर रियलाइजेशन एक्सपेंस नेक्स्ट क्या आएगा? सर नेक्स्ट आएगा पेमेंट. पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटी. पेमेंट ऑफ व्हाट? एक्सटर्नल लाइबिलिटी. शब्द पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटी. अब मुझे बताओ अगर हम लोग एक्सटर्नल लाइबिलिटी को पे ऑफ करते तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? सर पेमेंट करोगे तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? पेमेंट करोगे तो पैसा जाएगा और जो भी पेमेंट करोगे वो लॉस होगा. लॉस होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट विल गेट डेबिटेड. जर्नल एंट्री भी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. एब्सोल्युटली करेक्ट. लेकिन यहाँ पे देखो ये जो क्रेडिटर्स था, देखो अपने पास टोटल मिला के सिर्फ दो ही एक्सटर्नल लाइबिलिटी है. ये जो क्रेडिटर्स था, क्रेडिटर्स ऑफ ₹6,000 टू बी अज्यूम्ड बाय ए. अज्यूम का मतलब होता है टेक ओवर. बराबर है. क्रेडिटर्स कितने का था? 6,000 का, और उसने 6,000 में ही ले लिया. क्रेडिटर्स का बुक वैल्यू भी 6,000 और क्रेडिटर्स का अग्रीड वैल्यू भी 6,000 है. और किसने ले लिया? ए ने लिया. अच्छा फटाफट मेरे को जर्नल एंट्री बताओ. अगर मैंने पेमेंट किया होता तो एंट्री क्या आता? सर पेमेंट किया होता तो एंट्री आता रियलाइजेशन टू कैश बैंक. अब वो कौन लेके गया? ए लेके गया. तो अब हम किसको पेमेंट करेंगे? ए को करेंगे. तो जर्नल एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि अपना लॉस तो होना पक्का है. भले तुमने अभी पेमेंट कर दिया तो वेरी गुड, नहीं तो भी कल जाके ए को तो पेमेंट करना पड़ेगा. तो दैट बिकम्स अवर लायबिलिटी. यहाँ पे आ जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट and the amount will be ₹6,000. क्लियर? नेक्स्ट क्या है? सो नेक्स्ट है लोन. चलो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लोन का तो एडजस्टमेंट दिया है. फॉर एग्जांपल लोन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया तो क्या करोगे? इग्नोर. मार खाएगा. जितना अमाउंट है जैसे 1500 है पूरा का पूरा पे करना कंपलसरी. एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो भी यहाँ पे तो इस क्वेश्चन में दिया है. बोलो क्या लिखा है? अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी. अज्यूम बोले तो कौन अज्यूम करेगा? सी. अज्यूम का मतलब होता है टेक ओवर. राइट. अज्यूम मतलब टेक ओवर. टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्चार्ज व्हाट? लोन. मतलब लोन का पेमेंट कौन करेगा? सी करेगा. टुगेदर विथ व्हाट? इंटरेस्ट. कितने रुपीस का? 30. तो फटाफट मुझे बताओ टोटल पेमेंट कितना करना पड़ेगा? सर 1500 लोन का, 30 रुपीज इंटरेस्ट का, टोटल मिला के 1530. तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? नॉर्मल बात करूं तो एंट्री आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. लेकिन यहाँ पे हम लोग पेमेंट करने वाले नहीं है, तो पेमेंट कौन कर रहा है? सी. हम किसको करेंगे? सी को. तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? सो जर्नल एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट. और इस बार सी को पेमेंट कितना करना पड़ेगा? सर पेमेंट तो करना पड़ेगा 1500 लोन का प्लस 30 रुपीज इंटरेस्ट का. तो टोटल मिला के जो लॉस हो गया दैट इज 1530. एंड जो सी को पेमेंट करना पड़ेगा दैट विल बी 1530. क्लियर?
whatever amount we will pay, वो अपने लिए क्या बन जाएगा, लॉस। कम पे करो, ज्यादा पे करो, जितना पे करना है उतना करो, जितना पे करोगे पूरा लॉस। क्लियर? चलो, तो इसी के साथ अपना नेक्स्ट स्टेप भी हो गया, एंड दैट इज पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटी। नेक्स्ट क्या है सर? जो नेक्स्ट स्टेप है ना, नेक्स्ट, दैट इज पेमेंट ऑफ ऑफ पार्टनर्स लोन। पेमेंट ऑफ व्हाट? पार्टनर्स लोन, बराबर है। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन का बात करूं, तो इस क्वेश्चन में पार्टनर्स लोन है ही नहीं, तो पेमेंट करने का जरूरत नहीं है। बट फिर भी मैं तुम लोगों को सिर्फ एंट्री के हिसाब से तुम लोगों को एंट्री बता देता हूं। एंट्री क्या आएगा सर? एंट्री विल बी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। पेमेंट करोगे तो जेब से क्या आ जाएगा? टू व्हाट? कैश और बैंक अकाउंट। कितना? जितना भी अमाउंट बैलेंस शीट में दिया वो वाला। सर एक बात नहीं समझा सर, मुझे एक बात बताओ ना, जब हम लोग पार्टनर के लोन का पेमेंट करेंगे तो क्या वो पार्टनर के लोन का पेमेंट करना अपने लिए लॉस नहीं होगा? क्या वो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट नहीं होगा? मुझे एक बात बताओ, तुमने एक आदमी से 10,000 रुपए लिए, और एक महीने में तुमने 10,000 उसके रिटर्न दे दिए। चलो बताओ तुम्हारा लॉस कितना हुआ? सर 10,000 लिए थे वही तो दिए, लॉस कहाँ हुआ? वही तो मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। ये जो पार्टनर है, ये पार्टनर से तुमने लोन लिए थे, वही लोन तुम आज रिटर्न कर रहे हो, उसमें लॉस कहाँ है? इसमें लॉस वॉस नहीं है। सर तो बाकी जगह पे लॉस कैसे हुआ? बाकी जगह पे लॉस इसलिए हुआ था क्योंकि ट्रांसफर स्टेज में तुमने उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके उसका बुक वैल्यू जीरो कर दिया। और बुक वैल्यू जीरो और तुम उससे ज्यादा पे करोगे तो लॉस ही होगा ना यार। हाँ, अब समझा। चलो, तो इस क्वेश्चन में पार्टनर्स का लोन तो है नहीं, तो चलो फॉर द टाइम बिंग उसको इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा सर? नेक्स्ट आएगा क्लोजिंग स्टेज, राइट। अब क्लोजिंग स्टेज में मैंने तुम लोगों को अब तक एक भी जर्नल एंट्री सिखाया नहीं है, बराबर है। तो अभी क्लोजिंग स्टेज का जर्नल एंट्री हम लोग जब लेजर अकाउंट बनाएंगे, लेजर अकाउंट, उसी के बाद यहाँ पे आके उसका जर्नल एंट्रीज हम लोग करेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी द लेजर अकाउंट। चलो बताओ, सबसे पहले लेजर अकाउंट कौन सा बनाएंगे? सर सबसे पहले बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। वेरी गुड। बोलो, रियलाइजेशन अकाउंट के बाद सेकंड कौन सा बनाओगे? सर उसके बाद हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसमें जो पार्टनर्स है ए बी सी, ए बी एंड सी, राइट। फिर उसके बाद हम लोग बनाएंगे, अब ये लाइन थोड़ा सा जाड़ा हो गया है, इसको हम लोग थोड़ा सा पतला कर देंगे, ठीक है। बोलो, फिर क्या बनाएंगे? सर इसके बाद हम लोग बनाएंगे कैश एंड बैंक। तो बेसिकली यहाँ पे 3 लेजर अकाउंट हम लोगों को बनाने हैं, राइट। हम लोग यहाँ पे पार्टनर्स लोन अकाउंट तो क्वेश्चन में दिया नहीं, तो बनाने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं, राइट। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग कैश बैंक का बैलेंस और पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस पोस्ट कर लेंगे। बोलो फटाफट, कैश बैंक का बैलेंस कितना है? सर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सर कैश एंड बैंक का बैलेंस है 3,200। चलो बताओ फटाफट, कैश एंड बैंक बैलेंस असेट है क्या लायबिलिटी? सर असेट। बेसिक बैलेंस डेबिट, आ जाओ डेबिट में। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना? सर 3,200। डेबिट साइड क्यों लिखा सब लोगों को समझा, क्योंकि वो क्या है? असेट। बेसिक बैलेंस डेबिट। ओके, चलो
देन कैपिटल का अगर मैं बात करूं तो दैट इज 27,500, 10,000 एंड 7,000। कैपिटल बोले तो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बोले तो क्रेडिट। तो आ जाओ फटाफट पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। बोलो ए का 27,500, राइट। बी का कितना है सर 10,000, सी का कितना है सर 7,000। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये दो चीज मैंने सबसे पहले पोस्टिंग कर दिया जो हमारे जर्नल एंट्री में बिल्कुल भी नहीं था। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा सम सॉल्व करेंगे जर्नल एंट्री से जो हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व किया है। सो बोलो फटाफट व्हाट इज योर फर्स्ट जर्नल एंट्री। अच्छा, तुम लोगों को एक बात मैं बता दूं कि ट्रांसफर स्टेज कौन से वैल्यू पे होता है, बुक वैल्यू पे। ट्रांसफर स्टेज के लिए ओनली वन इफेक्ट, ट्रांसफर स्टेज में जो भी हम लोग करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक इफेक्ट आएगा, ओनली वन इफेक्ट। ठीक है, चलो फटाफट मेरे को बताओ क्या बोला मैंने। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स, टू डेटर्स, टू स्टॉक, टू फर्नीचर। क्या हम लोग यहाँ पे सन्ड्री असेट्स, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर ये सब अकाउंट बना रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट। तो कॉमन सेंस से हम तो खाली रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे विच साइड, डेबिट साइड। कितना लिखेंगे 50,000। तो चलो फटाफट आ जाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। सो दिस इज माय रियलाइजेशन अकाउंट, उसके डेबिट साइड में आ जाएंगे, टू लिखेंगे यहाँ पे सन्ड्री असेट्स। ठीक है, ये सन्ड्री असेट्स हेडिंग होता है, उसको अंडरलाइन करके उसके अंदर हम लोग एक एक चीज डिटेल में लिखेंगे। चलो पहले क्या लिखेंगे सर, सन्ड्री असेट्स 17,000। चलो वापस लिख देंगे सन्ड्री असेट्स 17,000। देन सर डेटर्स 24,200, डेटर्स 24,200। देन सर स्टॉक, यहाँ पे अमाउंट दिख नहीं रहा है, इरेज कर देते हैं। सर स्टॉक का अमाउंट है 7,800। ओके, यहाँ लिख दिया स्टॉक 7,800। याद रखना ट्रांसफर स्टेज में सब बुक वैल्यू। फर्नीचर 1,000, तो यहाँ पे लिख दिया फर्नीचर 1,000। और इन सब का अगर मैं टोटल करूंगा तो दैट कम्स टू 50,000। ओके, चलो सो दिस वाज माय फर्स्ट जर्नल एंट्री। और याद रखना ओनली वन इफेक्ट, ट्रांसफर स्टेज में ओनली वन इफेक्ट, क्योंकि हम लोग ये सब अकाउंट नहीं बना रहे। ओके, चलो नेक्स्ट एंट्री। सर बैड डेट्स प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो बताओ फटाफट रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ जाएगा। सर रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट है तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, और ये बैड डेट्स प्रोविजन अकाउंट हम लोग थोड़ी ना बना रहे। तो आ जाओ फटाफट रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बाय क्या बैड डेट्स प्रोविजन कितना 1,200। ओके, श्योर। व्हाट इज द नेक्स्ट जर्नल एंट्री। सर नेक्स्ट एंट्री है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में, और क्रेडिटर्स और लोन अकाउंट तो हम लोग बना नहीं रहे। तो आ जाओ फटाफट रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्या लिखने का सर, यहाँ पे ना हेडिंग लिखने का बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। क्या लिखने का, सन्ड्री लाइबिलिटीज, अंडरलाइन करने का। बोलो पहला नाम क्या है सर, पहला नाम है क्रेडिटर्स का 6,000, क्रेडिटर्स का इनर कॉलम में 6,000। देन सेकेंड नेम क्या है सर, लोन, और लोन का बुक में वैल्यू कितना है 1,500। तो लोन बुक वाला वैल्यू 1,500, टोटल आ जाएगा 7,500। ओके, श्योर, वेरी नाइस। इसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट का बात करूँ तो पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस ट्रांसफर करने बोल रहे हैं, वो ऑलरेडी हम लोगों ने ये तो कर ही दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके,
ट्रांसफर स्टेज खत्म हो गया। अब आ गए हैं हम लोग रियलाइजेशन ऑफ असेट से। अब याद रखना यहां से सबके लिए 2 इफेक्ट्स, सबके लिए कितना इफेक्ट 2। क्यों? अगर ध्यान से देखोगे जर्नल एंट्री पढ़ के बताओ सर एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो हम लोग ए का कैपिटल अकाउंट भी हम लोग बना रहे, रियलाइजेशन अकाउंट भी हम लोग बना रहे, तो कॉमन सेंस है ना कि हम लोग दोनों जगह पे इफेक्ट दे सकते हैं, तो इसीलिए डबल इफेक्ट। ओके चलो, ए के कैपिटल अकाउंट में डेबिट और रियलाइजेशन में क्रेडिट। और यहाँ पे सेकंड वाला भी देखो ना, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो शॉर्टकट में बोले तो दोनों एंट्री साथ में कर दे। तो आ जाओ फटाफट पहले रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्या लिखोगे सर? लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? एज कैपिटल अकाउंट। देख लो जरा फटाफट, बराबर है। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में बाय एज कैपिटल अकाउंट। बोलो अमाउंट क्या लिखोगे? सर अमाउंट लिखेंगे फर्नीचर का 800, फर्नीचर का 800 और डेटर्स का 17,200। ओके, फर्नीचर का 800, सो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फर्नीचर का 800 एंड डेटर्स, डेटर्स का कितना बोला है सर? डेटर्स का अमाउंट बोला है 17,200। ओके, तो 17,200 प्लस 800 टोटल मिला के 18,000। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा सर? देखो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट, तो ए के कैपिटल अकाउंट में डेबिट। आ जाओ, ए के कैपिटल अकाउंट में डेबिट से 2 रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहाँ पे ना डायरेक्टली हम लोग 18,000 पूरा टोटल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को अलग अलग डिटेल देने का जरूरत नहीं है कि वो 18,000 के अंदर फर्नीचर कितना है, डेटर्स कितना है, वो हम लोगों ने डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है, तो डायरेक्टली हम लोग 18,000 लिख सकते हैं। ओके चलो, व्हाट्स द नेक्स्ट जर्नल एंट्री? सो नेक्स्ट देखोगे तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, वापिस से 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो बताओ रियलाइजेशन अकाउंट में विच साइड? सर रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या आएगा बताओ फटाफट? सर रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय 20 कैपिटल अकाउंट। वेरी नाइस, अंडरलाइन कर देंगे। बोलो क्या क्या ले रहा है बी का कैपिटल? सर बी ने लिया है स्टॉक कितने में? 7,000 में, और लिया है सन्ड्री एसेट्स 7,200 में, राइट? तो बोलो बी ने क्या लिया है? सर बी ने लिया है स्टॉक कितने रुपीज में? 7,000 में, और उसने लिया है सन्ड्री एसेट्स कितने में? 7,200 में। टोटल मिला देंगे तो इट विल बिकम 14,200। चलो बताओ रियलाइजेशन में क्रेडिट, सेकंड इफेक्ट बी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड 2 रियलाइजेशन अकाउंट डायरेक्टली टोटल, टोटल कितना आ रहा है सर? टोटल आ रहा है 14,200 बी के अकाउंट में, राइट? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन सन्ड्री असेट्स का 8,000 रुपीज, सिर्फ एक ही है। तो चलो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बाय सीज कैपिटल अकाउंट, और ना ब्रैकेट में लिख देते हैं हम लोग सन्ड्री असेट्स, और उसने कितने में लिया है सर? उसने लिया है 8,000 में। बोलो सेकेंड इफेक्ट सर रियलाइजेशन के क्रेडिट में, तो सी के कैपिटल में डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा सर? अमाउंट विल बी रुपीज 8,000। ओके वेरी गुड। चलो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट जर्नल एंट्री पे। सो नेक्स्ट जर्नल एंट्री है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन डेटर्स का 2,100। तो बताओ फटाफट कहाँ लिखोगे सर? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बाय कैश और बैंक अकाउंट
वहां पे ना ब्रैकेट में लिख देंगे डेटर्स, अमाउंट लिखना पड़ेगा 2100। याद रखना रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ये जो डिटेल्स है, ये सब डिटेल्स कंपलसरी है। ये डिटेल्स तुम लोगों को लिखना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर चॉइस। तो ये सब जो भी मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ कि वो सन्ड्री एसेट्स है, वो डेटर्स है, वो कंपलसरी है, लिखना ही पड़ेगा। चलो बोलो फटाफट। रियलाइजेशन में क्रेडिट, सेकेंड इफेक्ट सर कैश बैंक में डेबिट। वेरी गुड। तो कैश बैंक में डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा सर 2100। और यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है कैश बैंक अकाउंट में कि 2100 डेटर्स है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ओके चलो नेक्स्ट। सर नेक्स्ट जर्नल एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। तो आ जाओ फटाफट, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश और बैंक अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 270। लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये कैश बैंक क्या है। बोलो फटाफट ये क्या है सर? ये है अपना रियलाइजेशन एक्सपेंस। क्या है? रियलाइजेशन एक्सपेंस। क्लियर? चलो सेकेंड इफेक्ट, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट है तो कैश बैंक अकाउंट में कहा जाएगा? क्रेडिट बाय रियलाइजेशन अकाउंट। और यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है। अमाउंट विल बी रुपीज 270, दैट इज 270। ओके श्योर। नेक्स्ट एंट्री क्या है सर? पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी। बोलो क्या लिखा है सर? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। तो आ जाओ फटाफट रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू एज कैपिटल अकाउंट। चलो अमाउंट कितना है सर? अमाउंट है 6000। और ये किस बात का है सर? अमाउंट है 6000, लेकिन ये है काय का सर? ये है 6000 रुपीज काय का है सर? ये है क्रेडिटर्स का, तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्रेडिटर्स, राइट? चलो बताओ फटाफट, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा सर? ए के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट and the amount will be rupees 6000. Clear? Very good. नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या है सर? नेक्स्ट जर्नल एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट है 1530 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो अपने को साथ में लिख देना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू सीज कैपिटल अकाउंट, इस बार अंडरलाइन कर देंगे, उसमें लिखेंगे लोन। लोन का कितना है 1500। अलग से लिख देंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का कितना है 30, एंड दोनों का टोटल मिला के इट इज 1530। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा सो? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में, तो सी के कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और सी के कॉलम में 1530। ओके वेरी गुड। चलो नेक्स्ट जर्नल एंट्री आएगा पार्टनर्स के लोन का, वो तो है नहीं। और लास्ट में क्लोजिंग स्टेज, जो हमने किया नहीं है। उल्टा तो क्लोजिंग स्टेज का जर्नल एंट्री अभी हम लोग लेजर अकाउंट बनाने के बाद वो क्लोजिंग स्टेज का एंट्री भी यहाँ पे करने वाले हैं। ओके चलो अब मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा सर? सबसे पहले ना रियलाइजेशन अकाउंट को टैली करना पड़ेगा। चलो फटाफट रियलाइजेशन अकाउंट को टैली कर लेते हैं। लेट अस चेक कि रियलाइजेशन में प्रॉफिट हो रहा है या रियलाइजेशन में लॉस हो रहा है, राइट? चलो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्रेडिट का टोटल। क्रेडिट का टोटल 7500, उसके ऊपर 1200 भी है। 1200 प्लस 7500 प्लस 18000 प्लस 14200 प्लस 8000 प्लस 2100। सर टोटल है 51000। ये जो क्रेडिट है उसका टोटल कितना है? 51000 क्रेडिट का टोटल है।
क्रेडिट का मतलब बेसिकली बात करूं तो अज्यूम करके चलो इनकम। डेबिट में देखो 50,000 और ये 6 वैसे ही दिख रहा है, मतलब कॉमन सेंस से डेबिट साइड इज मोर। तो पहले आप आ जाओ डेबिट का टोटल। सर 50,000 प्लस 270 प्लस 6,000 प्लस 1,530, सर टोटल है 57,800। वेरी गुड। अब 57,800 मैंने दोनों जगह पे लिख दिया, राइट। अब जो बैलेंसिंग फिगर है वो कितना है सर? अब ये जो बैलेंसिंग फिगर है उसमें से 51,000 माइनस किया तो बैलेंस आ गया 6,800। ये क्या होगा सर? ये डिवाइड होगा बाय पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कौन कौन है पार्टनर्स? सर ए है, बी है और सी है। और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? सर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1:1। चलो डिवाइड करो 6,800 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 इज इक्वल टू, तो अमाउंट कितना आ गया 4080। 1 इज इक्वल टू अमाउंट इज 1,360 and this is also 1,360। ओके चलो अब इसका सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा? सर देखो रियलाइजेशन में क्रेडिट है तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट में आ जाएगा। तो आ जाओ फटाफट पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट क्या आएगा? सर अमाउंट विल बी 4080 ए का, 1,360 बी का एंड 1,360 सी का। क्लियर? चलो अब मुझे ये बताओ व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री। अभी देखो हमने पहले रियलाइजेशन अकाउंट टैली किया, रियलाइजेशन का जो भी बैलेंस था वो किस में डिवाइड किया? पार्टनर्स में डिवाइड किया इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बराबर है। तो अब यहाँ पे व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? सर देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे देखो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में तुमने लिखा है पार्टनर्स कैपिटल, तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो फटाफट मुझे बताओ व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? सर देखो रियलाइजेशन के क्रेडिट में तुमने लिखा है तो यहाँ पे आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि जब तक तुम जर्नल एंट्री में रियलाइजेशन को क्रेडिट नहीं करोगे तो वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में नहीं जाएगा। और कहाँ पे डेबिट हुआ है? सर पार्टनर्स कैपिटल में, तो यहाँ पे आ जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बोलो ए का कितना है? सर ए का अमाउंट है 4080। दिस इज देन 1360 दिस इज ऑल्सो 1360 एंड जो इनका टोटल है टोटल दैट इज 6,800। क्लियर विद दिस? जर्नल एंट्री समझा ये वाला? रियलाइजेशन को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर था वो कौन से साइड में था? क्रेडिट। ओके अब हम लोग आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वन बाय वन एक एक करके टैली करेंगे और इसका जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो कहाँ जाएगा? सर कैश बैंक अकाउंट। वेरी वेरी गुड। सबसे पहले सिर्फ ए का बात होगा, सिर्फ ए का। बोलो कितना आएगा टोटल? सर 27,500 प्लस 6,000, सर टोटल है 33,500। तो 33,500। तो बताओ यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितना है? सर माइनस करेंगे 18,000 माइनस करेंगे 4080, सो बैलेंस है सर 11,420। ये कहाँ जाएगा? सर ये जाएगा टू कैश और बैंक अकाउंट। चलो फटाफट मुझे बताओ ए के कैपिटल अकाउंट में कौन से साइड में? सर ए के कैपिटल में डेबिट साइड है, तो फटाफट मुझे जर्नल एंट्री बताओ। सर जर्नल एंट्री विल बी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। इसका मतलब बिजनेस ने ए को पेमेंट किया। कितना पेमेंट किया? सर 11,420। सर आपको कैसे पता चला पेमेंट किया?
अरे भैया जी जरा देखो ध्यान से, कैश बैंक अकाउंट को तुमने क्रेडिट किया मतलब पैसे गए हैं। ओ राइट, चलो अब हम लोग आ जाते हैं बी के अकाउंट पे। चलो बी के अकाउंट को क्लोज करें पहले। लेटेस्ट टैली बी का अकाउंट। बोलो, बी के अकाउंट में अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल थोड़ा मेरे को ज्यादा लग रहा है। बताओ कितना है सर? 14,200 प्लस 1,360, सर टोटल आ रहा है 15,560। So this is 15,560. So the balancing figure will be 5,560 और यहाँ पे आ जाएगा बाय कैश और बैंक अकाउंट। बराबर है। चलो फटाफट मुझे बताओ बी का क्रेडिट साइड में तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? सर जर्नल एंट्री उल्टा, एंट्री विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या आएगा? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? सर अमाउंट आएगा 5560। क्लियर? चलो फटाफट अभी सी को भी टैली कर दे हम लोग। सी का टैली अमाउंट चेक कर लेते हैं फटाफट। सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वंस अगेन 8,000 प्लस 1360, सर टोटल है 9,360। यहाँ पे आ जाएगा 9,360 और यहाँ पे भी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आएगा। माइनस करेंगे 7,000, माइनस करेंगे 1530, सो बैलेंस इज 830। तो फटाफट मुझे बताओ सी को हमने क्रेडिट किया है तो सी अकाउंट विल गेट क्रेडिटेड, तो डेबिट क्या होगा? सर कैश बैंक अकाउंट विल गेट डेबिटेड। सो जर्नल एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू C's capital account and amount will be rupees 830। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, सबका डबल इफेक्ट कर लेंगे। चलो फटाफट मुझे ये बताओ, ए के अकाउंट में डेबिट है तो कैश बैंक अकाउंट में क्रेडिट। सेकेंड इफेक्ट बाय एज कैपिटल अकाउंट कितना? सर 11,420। बी और सी में देखो कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट है तो कैश बैंक अकाउंट में डेबिट आएगा। क्या आएगा? सर टू बीस कैपिटल अकाउंट कितना? सर 5560 टू सीज कैपिटल अकाउंट अमाउंट विल बी 830 एंड कैश और बैंक अकाउंट क्या होना चाहिए? टैली। तो चलो जरा फटाफट वो भी चेक कर लेते हैं। 830 प्लस 5560 प्लस 2100 प्लस 3200 टोटल इज 11,690 और यहाँ पे अगर मैं प्लस करूँ तो 270 प्लस 11,420, यस सर इट इज 11,690 और इस तरीके से हमारा कैश एंड बैंक अकाउंट टैली हो गया और ये सम हो गया अपना कंप्लीट। सबसे इंपॉर्टेंट इस सम के अंदर ये क्लोजिंग स्टेज था। क्लोजिंग स्टेज का एंट्री सब लोगों को समझा क्या? एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनो। यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट को हमने क्रेडिट किया क्योंकि अगर तुम देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे देखो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में है तो रियलाइजेशन को क्रेडिट। सिमिलरली ए के इसमें देखो जरा ध्यान से, बैलेंसिंग फिगर डेबिट में, इसलिए ए कैपिटल अकाउंट डेबिट है। बैलेंसिंग फिगर बी में क्रेडिट है तो बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और सी में भी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में, इसलिए सी कैपिटल अकाउंट क्या है? क्रेडिट है। क्लियर? अच्छा, और अगर बात करें तो यहाँ देखो कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट किया है मतलब हमने पेमेंट किया, बिजनेस ने पैसे दिए ए को। यहाँ देखो कैश बैंक अकाउंट डेबिट है, यहाँ पे भी कैश बैंक अकाउंट डेबिट है, मतलब पार्टनर्स बी एंड सी दोनों के पास से बिजनेस ने पैसे लिए हैं, उन लोगों को दिया नहीं है। क्लियर?
So these are the entries for closing stage. I hope you must have understood these closing entries, which is very easy. अच्छे से एक बार ये सब चीज रिवाइज कर लो, एक बार बिना देखे ये सम सॉल्व करो, एक सम जर्नल एंट्री के साथ अच्छे से करो, क्योंकि जर्नल एंट्री आ गया तो समझ लेना अकाउंट्स में तुमको सब कुछ आ गया। ओके, चलो एक बार मैं तुम लोगों को यहाँ पे इनका भी सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो 6800 का बैलेंस है, 4080, राइट। देन दिस इज 11420, 5560, 830 का बैलेंस, एंड कैश बैंक का टैली अमाउंट इज 11690। ओके,